नमस्कार, आई इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। तो नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कमल खिल चुका है। महाराज और शिवराज की जोड़ी का जादू चला है। लेकिन अब आगे की सियासत में कांग्रेस का कदम क्या होगा? कांग्रेस किस तरीके से खुद को मजबूत करने के लिए कोशिशें करेगी, कवायद करेगी? अगर बात की जाए तो सियासत में जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ती नजर आई है, एक मौका जरूर जनता ने दिया, लेकिन वो भी कांग्रेस पूरे तरीके से नहीं भुना सकी। कांग्रेस 15 महीने ही सरकार चलाने में सफल रही और उसके बाद जो सियासी उठापटक हुई, उसके बाद के उपचुनाव के बाद अब साफ है कि एक बार फिर से जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। अपना चुनाव जो है उसने भाजपा के रूप में किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कमलनाथ क्यों फीके पड़ गए? कहां 28 सीटों का दावा करने वाली कांग्रेस पिछड़ गई? कहां उससे चूक हुई है? क्या संगठन की बात अगर करे तो कांग्रेस अब भी मजबूत नहीं है, या फिर कुशल प्रबंधन वीडी शर्मा का काम आया है और उसके बाद की मेहनत ने जो तस्वीर सामने लाई है वो ये कि भाजपा ने 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि कुछ मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा और उसको लेकर अब भाजपा भी कह रही है कि वो भी तैयारी करेंगे, वो भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से 12 में से 3 मंत्री हार गए हैं। इमरती देवी, गिरिराज दंडौतिया और इंदल सिंह कंसाना को हार का मुंह देखना पड़ा। बड़े नाम में जसवंत जाटव और रणवीर जाटव को भी हार मिली है। तो क्या जनता ने चुनाव किया है? क्या आधार रहा जनता का? इसे समझने की हमारी कोशिश रहेगी। शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। जिस दिन से आया पलट के नहीं देखा, आप खुद देख लो, पलट के नहीं देखा जिस दिन से आया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस नेतृत्व को आप देख रहे हैं, उन सबके साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश पुनः बनेगा। शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। जिस दिन से आया पलट के नहीं देखा, आप खुद देख लो, पलट के नहीं देखा जिस दिन से आया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस नेतृत्व को आप देख रहे हैं, उन सबके साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश पुनः बनेगा। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, जीत के शुभंकर साबित हुए हैं वीडी शर्मा, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। और उनका ये भी कहना कि अब विकास की ओर आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश। समझते हैं कि आखिर विकास को लेकर क्या तैयारी है भाजपा की, और जीत के शुभंकर आगे मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। और वहीं कांग्रेस की भी बात करेंगे कि आखिर अब उनका सियासत में अगला कदम क्या होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, राजपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, सिसोदिया जी, कैसे देखते हैं आप जितनी बड़ी जीत की आपने बात की थी, उतना तो नहीं लेकिन जो भी जीते उसके बाद आगे की तैयारी अब क्या? राजपाल जी, चलिए राम पांडे जी आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे देखते हैं? आपने कहा था कि बड़ी जीत होगी कांग्रेस की, आपने इस चुनाव को जनता और बीजेपी के बीच बताया था, यानी पहले भी पार्टी कहीं नहीं थी, लेकिन जनता ने जो चुनाव किया उसके बाद क्या कहेंगे? जी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था परिणाम उस तरीके से नहीं आया है। लेकिन जितने भी बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के, ये सब अपनी अपनी विधानसभा में हारे हैं। मैं आपको नाम गिना देता हूँ। सिंधिया जी अपनी विधानसभा में आ रहे हैं, जो कि उनकी ग्वालियर पूर्व है। नरेंद्र सिंह तोमर अपनी विधानसभा में आ रहे हैं। वीडी शर्मा अपनी विधानसभा दिमनी हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा जहां वो वोट डालते हैं डबरा हार गए हैं, तो जहां नरोत्तम मिश्रा जी को पूरी जिम्मेदारी दी। प्रभाजा अपनी, माया सिंह अपनी विधानसभा हार गई। यशोधरा राजे अपनी विधानसभा हार गई। और जी मैं सवाल तो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ कर रही हूँ, उसके लिए तो राजपाल जी जवाब देंगे। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस किस तरीके से खुद को डेवलप करेगी, मजबूत करेगी? आपका जो सियासी आंकलन था वहां कहां आप चूक गए? हम कहीं नहीं चूके हैं, हम कहीं नहीं चूके हैं। नोटतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र हारा है। आप बताइए, जिस इमरती देवी जी के ऊपर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, वो इमरती देवी हार गई। जिस मुरैना विधानसभा में भूखा नंगा शब्द बोला गया था, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा, वो विधानसभा ही हार गए। और जिन नेताओं का नाम लेना चाहिए उन नेताओं का नाम लिए नहीं जा रहा। आप देखिए, मुरैना में 5 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती है, तो ये सिंधिया जी की हार नहीं है क्या? ग्वालियर में 3 में से 2 सीट कांग्रेस जीती है, ये सिंधिया जी की हार नहीं है क्या? भिंड में से 1 कांग्रेस को गई है, ये बीजेपी को गई है, ये सिंधिया जी की हार नहीं है? ग्वालियर चंबल में ये आता है।
गुनाह की बात करें तो वहां के सांसद कौन है? केपी यादव है। यदि श्रेय दिया जाए तो सांसद केपी यादव को दिया जाना चाहिए। सिंधिया जी कौन है वहां? उनको तो वहां की जनता ने वहां हरा दिया था। तो जो सिंधिया जी की पांडे बात, जी, आप जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी में कौन हारा कौन जीता, सिंधिया कितने ताकतवर हुए या कमजोर, आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात के लिए तो हमें राजपाल जी जवाब देंगे कि अब सिंधिया जी का वर्चस्व क्या होगा, पार्टी में उनकी अगली लाइन क्या होगी। लेकिन कांग्रेस, उसे कहां आप देखते हैं? आप वापसी की बात कर रहे थे, सत्ता संभालने की बात कर रहे थे वापस, लेकिन उसे जनता ने नकार दिया है। अब आगे के लिए आगे जब आपके लिए क्या रास्ते हैं, आप कैसे देखेंगे? कमलनाथ जी को लेकर क्या चीजें तय होंगी? क्या एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठेगी, नेता प्रतिपक्ष की मांग उठेगी, या आप युवाओं को मौका देंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपसे चाहते हैं। जी, हम तो चाहते हैं कि सिंधिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की मदद की, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है बड़े नेता हैं, तो हमारी तो बहुत इच्छा है कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री बना दे। ठीक है, जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो हम समीक्षा करेंगे। और ये चुनाव परिणाम ऐसे आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी जीते हैं वो खुद समीक्षा कर रहे हैं। वो प्रभुराम चौधरी जी को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो 64,000 से कैसे जीत गए। वो खुद इसकी जांच करवाएंगे। चलिए ठीक है, आप सिंधिया जी पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनके इर्द गिर्द ही सारी बातें नजर आती हैं। राजपाल जी कैसे देखते हैं इस जीत को? मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। मध्य प्रदेश की जनता ने स्थायी सरकार दे सकने वाले नेता के ऊपर भरोसा करा। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी की संवेदनशीलता पर अपना मत देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। वो इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत को भी उन्होंने अप्रिशिएट करने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रूटीन प्रोसेस है, हमारी कार्य पद्धति है, हमारी कार्य पद्धति में चुनाव के बाद में हम सब लोग बैठकर समीक्षा करते हैं सीट वाइज, परिणाम के बाद भी हम समीक्षा करते हैं, जीतने पे भी समीक्षा होती है। अगर कोई सीट हम हारते हैं तो उसकी भी समीक्षा होती है कि क्यों हारे, जीते तो और अच्छा कैसे जीता जा सकता था, जीतने में कौन कौन सी बातें हमारे पक्ष में रही, कहाँ हमारा माइनस रहा। ये तो राजनीतिक दल का एक कार्य पद्धति का रूटीन का काम होता है जो हम करते रहते हैं समय समय। इसमें कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के बाद हम करते हैं, और विधानसभा ही नहीं, लोकसभा ही नहीं, हम तो पंचायत चुनाव और चलिए, अच्छी बात है कि जीतने के बाद और जहां आप हारे, आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, और भाजपा करती भी यही है, तो इसमें कुछ नया नहीं। लेकिन नया जो है उस पर बात होनी चाहिए। गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, 28 में से 19 सीटों पर जीत मिली, जबकि अगर देखा जाए तो सिंधिया जी भी अब भाजपा के हो गए हैं, और ये माना जा रहा था कि ग्वालियर चंबल में काफी दबदबा रहेगा। इस जीत को जीत तो कहा जाएगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि 28 पर 28 की जो बात हो रही थी उसमें भाजपा भी सफल नहीं रही, और नहीं रही तो इसके क्या कारण रहे? देखिए, लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि हम जो दावे करें वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे साबित हो जाएं। 28 सीटों पर चुनाव थे, 28 सीटों पर विभिन्न तरह के मुद्दे थे। कल भी चैनल में कहा था, कई मुद्दे थे। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को रखा था जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों की काट ढूंढी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास को आधार बनाया 15 साल के। तो पूरा जो वोट था वो अलग अलग हिस्से में गया, अलग अलग तरीके से गया। अब आप एक इसका जो सबसे रोचक पहलू में जो अभी आपको देख रहा हूँ कि अगर हम 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले बात करें तो 2018 में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो इन उपचुनावों में भी वही का वही बना रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो अचानक 8% बढ़ा। अगर बात हम करें कि सिंधिया जी कांग्रेस के लिए शुभंकर हुआ करते थे चंबल और ग्वालियर संभाग में, तो वो वोट शेयर उतना घटना था जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा है। जी। तो ये स्वाभाविक बात है कि चूंकि सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, बाकी सब लोगों ने मिलकर वहां पर मेहनत की और उसके एक सुखद परिणाम आए। लेकिन जब समीक्षा की जाए तो इस बात का भी आकलन किया जाना चाहिए कि जो सिंधिया से लॉस होना था कांग्रेस को,
वो लास्ट कांग्रेस को नहीं हुआ। ठीक है, वैसा का उसे वैसा बचाने में कामयाब रहे हैं कमलनाथ, और कहा जा सकता है कि मेहनत जो की है उसकी वजह से जैसा जहां थे वहां तो बने रहे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए, और इसे लेकर आज एक बार फिर से हार पर मंथन की बात है कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ आकाश भी बने हुए हैं। आकाश, आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, हार को लेकर एनालिसिस की बात की जा रही है। बहुत मौका यहाँ पर चाहा था कांग्रेस ने, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्या लगता है आपको अब बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ नई रणनीति हो सकती है? जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से बाय इलेक्शन के परिणाम निकलकर सामने आए जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के तमाम दावे जो है जनता के जनादेश के सामने धराशायी हो गए हैं। यही कारण है कि अब इस बड़ी हार को, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी हार है, क्योंकि जितनी भी सीटें थी जहां पर बाय इलेक्शन हुआ है वहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे, जो कांग्रेस के टिकट पर 2018 में आम चुनाव लड़े थे, उन्होंने वहां से विजयश्री हासिल की थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से परिणाम निकलकर बाय इलेक्शन के आए, उसके बाद कांग्रेस को दोबारा से जो है पुनर्मंथन की जरूरत पड़ रही है। यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज अपने निवास पर जो है बड़ी बैठक बुलाई है। विधायकों के साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा जो कांग्रेस की तमाम इकाइयां हैं उनके प्रमुखों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि एक बड़ी जो है संगठन में बदलाव जो है कमलनाथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए हैं निकलकर सामने, वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं थे कि कांग्रेस कहां चूक गई, क्योंकि कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। कांग्रेस लगातार टिकाऊ बिकाऊ का नारा पूरे बाय इलेक्शन में लगाती हुई नजर आ रही थी। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बात को कह रहे थे कि जनता का जनादेश जब निकलकर सामने आएगा सबको चौंकाने वाला होगा, लेकिन सबको चौंकाया जरूर। सबसे ज्यादा कोई चौंका है, कोई आश्चर्यचकित हुआ है तो वो कांग्रेस हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका है तो वो खुद कांग्रेस चौंक गई है, खुद कमलनाथ जी चौंक गए हैं। और ऐसे में राम पांडे जी क्या कहेंगे, चौंक तो गए लेकिन चूक कहाँ हुई है, उसके लिए क्या तैयारी? जी, हमारे से कोई चूक नहीं हुई है। संगठन ने, हमारे नेताओं ने पूरी ईमानदारी से काम किया। हमसे चूक एक ही हुई है कि हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा नहीं था। हमारे पास भी यदि पैसा पानी की तरह बहाने को होता 35-35 करोड़ रुपए, तो इनकी हम जमानतें जब्त करवा देते। इन्होंने साड़ियां बांटी, इनके साथ प्रशासन था, इन्होंने दारू बांटी, इन्होंने पैसे के लिफाफे बांटे, और क्या क्या किया। राम पांडे जी, आप खरीद फरोख्त के आरोप से लेकर पूरा उपचुनाव आपने निकाल दिया, वोटिंग हो गई, परिणाम आ गए, आप अब भी इन आरोपों में हैं। इनका आपको तथ्य तो सामने लाना पड़ेगा ना। आप सिर्फ कहते रहेंगे, अगर आपकी बात जनता ने नहीं मानी तो फिर कौन आपकी बात पर यकीन कर रहा है? कमलनाथ जी का नेतृत्व शानदार रहा, जानदार रहा, बेहतरीन रहा। उससे अच्छा नेतृत्व नहीं हो सकता। लेकिन हम नोट के कारण हार गए, और इस प्रशासन के कारण हार गए, पुलिस के कारण हार गए। हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है कई जगह पर। और जहां तक जानकारी, बार बार जो बात सामने आती रही कि कमलनाथ जी जो हैं सिर्फ खुद को ही आगे करने में यकीन रखते रहे, उनके दम की बात आई। अगर कहा जाए सिंधिया जी के जाने से लेकर अब तक ये कहा गया कि वो दम्भ में नजर आते हैं, क्योंकि आइटम वाली जो बात आई, ठीक है आप उसको कह सकते हैं कि वो काम नहीं आया, लेकिन आपका भी खरीद फरोख्त, बिकाऊ टिकाऊ, ये मुद्दे भी जनता को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए। जे करे हैं 9 सीट पर ये बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा काम किया है। बाकी जगह हारे हैं, वहां भी हर जगह फाइट पे रहे हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख तक वोट मिले हैं, वो भी बिकाऊ टिकाऊ पर मिला है। इनकी जीत हुई है केवल नोट के कारण। यदि नोट उसमें से हटा दिया जाता तो इन 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती। किसी ने इनको पसंद नहीं किया। आप बताइए, पार्षद का चुनाव सिंधिया जी जितवा नहीं पाते, जहां ये वोट डालते हैं भारतीय तो कांग्रेस पार्टी 25 साल से पार्षद। लेकिन ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। मैं इसके लिए गौरव सर का भी रुख करूंगी। पहले मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ हैं। आकाश, राम पांडे जी, सिंधिया जी जा चुके हैं, लेकिन अब भी बार बार सिंधिया जी के इर्द गिर्द ही बात हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, कांग्रेस यही नाज़नीन समझ नहीं पा रही कि कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरा चुनाव बिकाऊ टिकाऊ पर लड़ा, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, जिसको लेकर बीजेपी भी उत्साहित है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो है 11% वोट जो है कांग्रेस की तुलना में ज्यादा मिला है, जो साफ तौर पर बताता है कि ये आम जीत नहीं है, क्योंकि ये बाय इलेक्शन के अलावा आम चुनाव का इतिहास भी अगर हम मध्य प्रदेश का देखें तो उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस से इतनी ज्यादा बढ़त जो है बीजेपी को कभी नहीं मिली। और जिस तरीके से राम पांडे भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिकाऊ टिकाऊ के नारे के साथ कांग्रेस मैदान में जरूर गई, लेकिन जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई। कमलनाथ का नेतृत्व तो अच्छा था, लेकिन कहां चूक हुई, ये कांग्रेस को अब मानना पड़ेगा कि सिर्फ बिकाऊ टिकाऊ के नारे के साथ नहीं, आत्ममंथन की भी जरूरत है। क्योंकि अगर हम सांची विधानसभा सीट की बात करें, जहां से प्रभुराम चौधरी चुनावी मैदान में थे,
वहां से कांग्रेस के टिकट पे जब वो लड़े थे उनको इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर लगातार कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे थे कि गौरीशंकर शेजवार, जिन पर बीजेपी ने कार्रवाई भी की है, उनको जो है नोटिस भी दिया गया, वो लगातार पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस यहां पर फायदा नहीं ले पाई। हमने देखा है जिस तरीके से कल परिणाम निकलकर सामने आए, कई सीटों पर जो लीड रही है वो 40, 50 हजार, 60 हजार इस तरीके की लीड रही है, जो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता ने नकारा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जो जनकल्याणकारी योजना है उनको स्वीकार किया। यही कारण है कि कांग्रेस को हम बात कर रहे हैं जीत के शुभंकर को लेकर। राजपाल जी भी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने तो ये कह दिया कि आप विकास को लेकर कटिबद्ध हैं, आगे भी आप काम करेंगे। कुछ सीटों पर आपकी भी हार हुई है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस भले ही वोटिंग परसेंटेज की, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, उसे बढ़ाने में कामयाब ना रही हो, लेकिन आपको टक्कर देने में कामयाब रही है? निश्चित तौर पर चुनाव है, देखो, और चुनाव में एक ही दल स्वेप कर जाएगा ऐसा संभव नहीं है। एक ही दल जो है पूरी सीट जीत जाता है ऐसा संभव नहीं है। पर ये देखना पड़ता है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस कांग्रेस की बनिस्पत के साथ रहा तो हम हमारे परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस कुछ भी मोबाइल पे पालती रहे, गलतफहमी पालती रहे, पर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से लोगों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया, आप देखो ना, 50,000, 55,000, 33,000, 32,000, 26,000 ऐसे हमारे प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी अगर जीते भी है तो 10,000 के अंदर अंदर जीते अधिकांश, कोई 3,000 से, कोई 2,000 से, कोई 5,000 से। पर हमको जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया, वास्तविक में हम जनता की ऋणी है। जनता का हम बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विश्वास किया, अब हम उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कुशल प्रबंधन की बात की जा रही है सिसोदिया जी की, वीडी शर्मा जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कुशल प्रबंधन के चलते आपको जीत मिली, लेकिन 19 सीटों पर आपको जीत मिली है। ऐसे में सिंधिया जी का आना और उनके वर्चस्व को लेकर के आप ये मानते हैं कि उनके आने से आपकी पार्टी को और ज्यादा आप मजबूत हुए हैं, या फिर उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता? क्योंकि 19 सीटों पर जीत को बहुत बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब आप 2-1 हो गए हैं तो कांग्रेस को आप बहुत बड़ी टक्कर देने वाले। नहीं, 28 सीटों में से 19 स्थानों से जीतना मैं समझता हूँ कि कोई हल्की जीत नहीं है। चीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी परिस्थितियों में जब कोरोना का और ये तमाम बातें चल रही थी, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव को कुशलतापूर्वक लड़ने का काम किया। वास्तविक में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, वो कार्यकर्ता हमारा दुर्लभ कार्यकर्ता है। वह कार्यकर्ता जो है अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुआ। अग्नि परीक्षा इस मायने में थी कि यह जो उपचुनाव था, इस उपचुनाव में हमें हमारी उस बात को साबित करने का अवसर था कार्यकर्ता के सामने, जिस बात को वो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से बोलता आया। और वो बात ये है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है, हमारा चुनाव चिन्ह होता है, व्यक्ति कभी भी हमारा उम्मीदवार नहीं होता है। और इस बात को साबित करने का, अक्षर से साबित करने का, चलिए आपके पास मौका आया, आपने अपने कार्यकर्ताओं को और अग्नि परीक्षा को आपने तो पार कर लिया, पास हो गए आप। लेकिन गौरव सर, क्या अब कमलनाथ जी के लिए अग्नि परीक्षा है? क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस का वो नेतृत्व कर रहे थे, जिस जीत की बात हो रही थी वो जीत तो नहीं मिली, और अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या आला कमान कुछ नया सोचेंगे मध्य प्रदेश को लेकर, कांग्रेस को लेकर? और ऐसे में कमलनाथ जी के सामने कितनी चुनौती आप देखते हैं? स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उनकी समीक्षा की जाती है, और समीक्षा के साथ साथ जवाबदारी तय की जाती, जिम्मेदारी तय की जाती कि इसके परिणाम किन कारणों से रहे, और उसका दंड भी दिया जाता है। राजनीति में नाजनीन जी कई बार सफलता का भी दंड मिलता है। आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है और वो बातें सामने भी आ रही थी, उसका दुष्परिणाम या परिणाम भी आपको और हमको अतिशीघ्र देखने मिलेगा। कांग्रेस का तो हमें देखना ही है, क्योंकि कमलनाथ जी जिस टेम्परामेंट के राजनेता माने जाते हैं, वो टेम्परामेंट में, वो फील्ड की राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कमलनाथ जी बहुत जल्दी या तो मध्य प्रदेश को अलविदा कहेंगे, या आला कमान उनको कहीं और
व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट आपने करने की कहा बात। सर कि कमलनाथ फील्ड की राजनीति पे फिट नहीं बैठते, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो फैसला था हार के बाद, सियासी उठापटक के बाद, ये फैसला जो लिया गया, कांग्रेस आला कमान ने जानबूझकर क्या सिंधिया जी को यहाँ पर जिस तरीके से उनके जाने के बाद कमलनाथ जी को छोड़ दिया कि अब आप ही संभालिए मध्य प्रदेश को, या तो जीत वापस लाइए या फिर अगला जो फैसला होगा वो उनकी यहाँ से विदाई का होगा? नहीं नाजनीन जी, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति के कार्य करने की एक शैली होती है, हर राजनीतिक दल के कार्य करने की शैली होती है। अगर आप कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड आधारित संगठन है और वो हर व्यक्ति को जवाबदारियां सौंपकर काम करता है। उसके उलट कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़ती है और व्यक्तिवादी राजनीति में वो सफल भी होती। आप उसके पिछले कई परिणामों को देखेंगे तो आपको वो सफलता नजर आएगी। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 की बात करें तो कमलनाथ वहां पर सक्सेस थे। एक जो चेहरा होता है, एक पब्लिक कनेक्टिविटी जो होती है, आप भारतीय जनता पार्टी में अगर देखें, उमा भारती एक बहुत बड़ी मास लीडर हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश में सत्ता मिली थी, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान आए और शिवराज सिंह चौहान ने पद पर आने के बाद अपने आप को मास लीडर के तौर पर स्थापित किया। ये बिल्कुल ठीक है, आपने चेहरे की कनेक्टिविटी की बात है। राम पांडे जी, आपकी पार्टी में क्या कोई ऐसा नेता सामने आएगा जो जनता से कनेक्ट हो सके? क्योंकि ये बार बार कहा गया कि कमलनाथ जी जनता के बीच नहीं जाते और जनता से उनकी जो अगर कहा जाए कनेक्टिविटी की बात है वो शिवराज जी के मुकाबले बहुत फीकी दिखती है। देखिए, जिसको प्रदेश का विकास करना है उसको ऑफिस पे समय ज्यादा देना पड़ता है और जिसको केवल मुंह चलाना है वो खेत खेत जाकर घूमेगा। काम करने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ऑफिस पे समय देना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ती है, कागजों पे भी नक्शे बनाए जाते हैं, अधिकारियों से मीटिंग की जाती है। और जो केवल गली गली में जो नेता घूमेगा वो कभी प्रदेश का विकास नहीं करेगा, वो चुनाव जरूर जीत सकता है वो। तो लेकिन फिर आपकी ये मीटिंग, आपकी ये चर्चा, आपके ये विकास के नक्शे, ये आप इसका यूज कहाँ करेंगे? अगर जनता आपको चुन ही नहीं रही है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं सर? देखिए, हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक वोट तंत्र की जीत नहीं हो जाएगी। हम नोट से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम नोट भ्रष्टाचार का पैसा खर्च करके नहीं लड़ेंगे, 35-35 करोड़ खर्च करके हम नहीं लगेंगे। इनको ऐसी जीत मुबारक, इनको गंदी राजनीति मुबारक, इनको बेईमानी मुबारक। हम तो सत्य की रास्ते पर चलेंगे। कमलनाथ जी से अच्छा नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में न तो कांग्रेस में है न भारतीय जनता पार्टी में। वो सर्वश्रेष्ठ नेता है, अनुभवी है, योग्य है, शिक्षित है, उनमें हर ठीक है। राम पांडे जी, सिसोदिया जी, अब भी आप पर आरोप है कि आपने नोट तंत्र से इस सियासत को हथियाया है, क्या कहेंगे? ये जो कांग्रेस का आरोप है, ये ऐसे आरोप लगाते हैं ताकि 2023 के चुनाव में इनको इतनी सीट भी नहीं मिले जितनी अभी थी। क्योंकि कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, बहुत अच्छे नक्शे बनाए होंगे उनने ऑफिस में बैठ के। अब उन नक्शों को राम पांडे जी मड़वा के और अपने ऑफिस में लगा ले और सुबह शाम देखते रहे। उससे कोई मध्य प्रदेश की जनता का भला तो होगा नहीं नक्शा बनाने से। और आपके तो गली गली घूमने वाला चुनाव जीतता है तो भैया चौथे कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी का हुआ है मुख्यमंत्री। आपके भरोसे तो नहीं हुआ बीजेपी, कांग्रेस के भरोसे तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के दम पे है। चलिए, ये तो साफ हो गया है कि जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है, कांग्रेस पर कितना भरोसा किया और बीजेपी पर कितना भरोसा किया। गौरव साहब हमारे साथ हैं। सर, आपसे अंतिम मेरा प्रश्न, क्या लगता है आपको कि नतीजे तो आ चुके हैं लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत में विकास की बात होगी या फिर ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो जनता से जुड़े ही नहीं है, या फिर इस जीत के बाद मध्य प्रदेश की नई सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब आने वाले समय में नगरीय निकायों के चुनाव होना है, नगर पंचायतों के चुनाव होना है और अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपने जीत का परचम बरकरार रखना है तो उन्हें विकास की राजनीति अब करना होगी। अब तोड़फोड़ की राजनीति बहुत ज्यादा संभव भी नहीं है। जो नए लोग, नए कार्यकर्ता आए, उनका स्वागत भले भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन स्वार्थ को लेकर के ना कोई कार्यकर्ता आए और न जाए। तो इसलिए विकास तो अब बहुत जरूरी है और जो विकास पिछले 7 महीने 8 महीने से ठप्प पड़ा हुआ था मध्य प्रदेश में, अब उसको तेज गति दिए जाने की
बहुत महत्व की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो अब कांग्रेस का सियासी अगला कदम क्या होगा, ये यहाँ पर सवाल है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना भी कि अब विकास की बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने चुन लिया है और अब समय ये है कि विकास को लेकर जो बातें सिर्फ कही जाती थी, अब उन्हें धरातल पर भी उतारना जरूरी होगा। आई इंडिया इम्पैक्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।